हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। आज की मेरी अपनी जो क्लास होने वाली है वो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल को हम एनालाइज करेंगे। ये जो पेपर है ये 30 जनवरी 2025 का आर्टिकल है। महाकुंभ के ऊपर एक आर्टिकल आया है। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि वहाँ पे बहुत भगदड़ हो गई थी और उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, तो उसके ऊपर एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप में से बहुत बच्चे इंक्वायर कर रहे हैं कि इंग्लिश बेसिक्स कोर्स में कैसे साइन अप करना है, क्योंकि डेली हम लोग जितनी क्लासेस करते हैं हम उसका डेली रिवीजन कर रहे हैं, डेली वोकैबुलरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इडियम्स कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस टेस्ट हम करते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उनके पैटर्न पे, और वीकली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम लोग करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर ही। तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। 1 साल तक पूरा आपको ये कंटेंट मिलता रहेगा। इसके लिए साइन अप करने के लिए 880008333171 पे मैसेज कर दीजिए। मैं या मेरी टीम आपको साइन अप करवा देगी इस कोर्स में। इसके साथ साथ इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 500 रुपीज़ है पूरे साल के लिए। तो अगर आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, अगर आपको इंग्लिश की क्लासेस फॉलो करते रहना है ऐसे ही, तो साइन अप कर लीजिए इंग्लिश बेसिक्स कोर्स में। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आप जो फ्री ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे हम लोग डेली कंटेंट सेंड करते रहेंगे। चलिए आर्टिकल देख लेते हैं जो इंडियन एक्सप्रेस में आया है। तो आर्टिकल कह रहा है दी सफरिंग ऑफ द पीपल हु लॉस्ट देयर डियर वंस इन द ट्रेजेडी ऑन महाकुंभ एट प्रयागराज ऑन वेंसडे इज हार्ट रेंडिंग। कुछ मैं आपको जस्ट ओवरऑल बता देता हूँ। सफरिंग ऑफ द पीपल, सफरिंग ऑफ द पीपल मतलब जो लोगों के जो मुश्किलें थी, जो लोगों को दर्द था, जो सफरिंग उनका हो रहा था, जो उनको पेन हो रहा था इस ट्रेजेडी की वजह से, हु लॉस्ट देयर डियर वंस। अब डियर वंस किनको कहते हैं? जो सगे संबंधी होते हैं, जो आपके बहुत क्लोज होते हैं। फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए ना, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, लगाव करते हैं। तो हु लॉस्ट देयर डियर वंस, तो लॉस्ट देयर डियर वंस, देयर यहाँ पे प्रोनाउन है। देयर कौन प्रोनाउन किस सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है? पीपल को, जिन्होंने अपने सगे संबंधियों को खो दिया। उन लोगों की सफरिंग की बात हो रही है इन दी ट्रेजेडी ऑन महाकुंभ एट प्रयागराज। अब आप कुछ प्रेपोजिशंस पे ध्यान दीजिए यहाँ पे। ऑन महाकुंभ, इन दी ट्रेजेडी ऑन महाकुंभ मतलब जो आपका इवेंट हो रहा है उससे पहले लगा ऑन, एट प्रयागराज। अब हमने एक प्रेपोजिशंस पे क्लास है मेरी यूट्यूब पे, तो सिटीज़ के नेम के पहले आपको कौन सा प्रपोजिशन लगाना होता है, जैसे एट प्रयागराज। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है कि सिटी के नाम के पहले कौन सा प्रपोजिशन आएगा या किसी और तरीके के नाम के पहले कैसा प्रपोजिशन आएगा, तो आप प्रपोजिशन की क्लास जाके देख लीजिए। मेरी प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्ड है। अगेन ऑन वेंसडे, अब डे का नाम आ गया, उससे पहले भी एक प्रपोजिशन आया ऑन। ठीक है, तो प्रपोजिशन के रूल्स आप एक बार क्लियर कर लीजिए, देख लीजिए। हार्ट रेंडिंग, हार्ट रेंडिंग मतलब बहुत दिल को जो पसीज देता है, जिससे बहुत दुख होता है, जो सफरिंग है ना उनको देख के बहुत दुख हो रहा है। द लाइव्स ऑफ एटलीस्ट 30 डिवोटीज वर स्नफ्ड आउट। अब ये क्या कह रहे हैं कि लाइव्स ऑफ एटलीस्ट 30 डिवोटीज, 30 जो श्रद्धालुओं थे उनकी जो लाइफ थी वर स्नफ्ड आउट। स्नफ्ड आउट मतलब इंग्लिश में एक फ्रेज होता है कि मतलब लाइफ चली गई, निकल गई। स्नफ आउट करना मतलब जैसे कहते हैं ना कि आत्मा बाहर आ गई थी या लाइफ निकल गई बॉडी से। तो लाइव्स ऑफ 30 डिवोटीज वर, अगेन वर जो आपका वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, ये सब्जेक्ट है आपका लाइव्स का। तो लाइव्स के लिए आपका प्लूरल वर्ब यूज हो गया यहाँ पे वर, और फिर आपका आ गया स्नफ्ड आउट। ठीक है, नाउन। एंड मोर देन 60 वर इंजर्ड, आपका कंजंक्शन आ गया एंड। एंड जो है कंजंक्शन क्या करता है? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करता है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आपका यहाँ खत्म हो गया, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज आपका ये शुरू हुआ। ठीक है, तो कंजंक्शन आ गया मोर देन 60 वर इंजर्ड इन अ प्री डॉन स्टैम्पीड। प्री डॉन, प्री डॉन मतलब डॉन मतलब बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम, प्री डॉन मतलब उससे भी पहले, क्योंकि ये चीज़ जो हुई थी वो शायद 3-4 बजे या 4-5 बजे हुई थी
बिल्कुल सुबह होने से भी पहले की बात है ये। ऑन मौनी अमावस्या दी बिगेस्ट बेदिंग डे ऑफ द मेला। मौनी अमावस्या एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन था महाकुंभ के बीच में, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे स्नान करने के लिए जा रहे थे। देर आर फियर्स दैट द टोल could rise। देर आर फियर्स भी एक तरीके से फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि ऐसा डर है कि आगे कुछ और ख़राब चीज़ हो रही है। देर आर फियर्स दैट द टोल कुड राइज। अब टोल जो वर्ड है यहाँ पे वो यूज़ किया जा रहा है कि कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों की लाइफ चली गई, उसको हम लोग टोल वर्ड से लिखते हैं। अब इंग्लिश में टोल आपको बहुत जगह आपने जैसे सुना होगा कि टोल देना है ना, हाईवे पे जा रही है गाड़ी तो एक टोल देना होता है। बट इस टोल का मतलब कोई पैसे से रिलेशन नहीं है यहाँ पे। जो लोगों की लाइफ गई है उससे रिलेशन है टोल वर्ड का। कुड राइज। अब कुड क्या है आपका, एक मॉडल वर्ब है, एक पॉसिबिलिटी दिखाता है कि शायद वो बढ़ सकती है ना। मॉडल वर्ब्स हमने देखा है कुड, वुड, माइट, ऐसे करके मॉडल वर्ब्स पे भी एक वीडियो है। अगर आपको कुछ डाउट है मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं तो जाके आप मॉडल वर्ब्स वाली वीडियो देख लीजिए। कुड राइज, राइज मतलब बढ़ सकती है। ऐसा डर है कि जो लोग ख़त्म हो गए हैं उसके नंबर और बढ़ सकते हैं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि कुड लिखा है। ऑफिशियल्स हैव ब्लेम्ड द इंसिडेंट। जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं, जो सरकारी लोग हैं, हैव ब्लेम्ड। अब ये हमारा हैव ब्लेम्ड वर्ब आ रहा है हमारा। हैव ब्लेम्ड हमने देखा है कौन सा टेंस होगा, आप गेस करिए। हैव ब्लेम्ड हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैज़ और हैव और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ हो रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट ऐसी चीज़ होती है जो अभी रिसेंट में हुई है लेकिन उसका अभी भी इम्पैक्ट है। तो अभी उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया कि ऑफिशियल्स हैव ब्लेम्ड, उन्होंने ऐसा ब्लेम करा है अभी रिसेंट में ऑफिशियल्स ने कि द इंसिडेंट ऑन पीपल ब्रेकिंग बैरिकेड्स। ऑफिशियल्स हैव ब्लेम्ड द इंसिडेंट ऑन पीपल ब्रेकिंग बैरिकेड्स इन द रश फॉर अ डिप। चलिए, अब उन्होंने ब्लेम करा है इस इंसिडेंट को ऑन पीपल। अगेन ये वर्ब और प्रपोजिशन का एक रूल होता है कि ब्लेम ऑन somebody, तो ब्लेम ऑन पीपल ब्रेकिंग बैरिकेड्स, तो लोगों ने जो बैरिकेड लगे थे वो तोड़ दिए थे। ब्रेकिंग कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया। इन दी रश फॉर अ डिप। इन दी रश अगेन एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है भगदड़ में, मतलब बहुत तेज़ी तेज़ी से भाग रहे थे सब लोग। फॉर अ डिप इन दी होली वाटर्स, वो जो गंगा स्नान करने जा रहे थे उसमें एक डिप जो डुबकी लगाना होता है इन दी होली वाटर्स ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन। अब अपने को काफ़ी सारे एक प्रपोजिशनल यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। इन दी रश, फॉर अ डिप, इन दी होली वाटर्स, ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन। तो हमें दिख रहा है ऑन है, इन है, फॉर है, काफ़ी सारे प्रपोजिशंस यहाँ पे आपके सेंटेंस इस फ्रेज को स्टार्ट कर रहे हैं बार बार। अ वेव ऑफ पिलग्रिम्स, अगेन एक ये फ्रेज हो गया। अ वेव ऑफ, अ वेव ऑफ, वेव वैसे क्या होता है पानी में जब लहर आती है उसको हम बोलते हैं वेव, लेकिन जब हम लोगों के लिए भी वेव का यूज़ कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा मूव करती है, एक फ्रेज हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं अ वेव ऑफ। तो अ वेव ऑफ पिलग्रिम्स, श्रद्धालुओं की जो एक भीड़ थी इकट्ठा जो चल रही थी, हेडिंग टूवर्ड्स द संगम। हेडिंग टूवर्ड्स भी एक फ्रेज है, इसका मतलब हुआ किसी तरफ बढ़ना, किसी चीज़ की तरफ बढ़ना। अब वो किस चीज़ की तरफ हेड कर रहे थे, संगम की तरफ। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना एंड मिथिकल सरस्वती, कहते हैं कि संगम पे गंगा यमुना और सरस्वती मिलते हैं, उसको उसकी तरफ सारी भीड़ बढ़ रही थी। रिपोर्टेडली क्रैश्ड इनटू दोज ऑन देयर वे बैक। रिपोर्टेडली है आपका एडवर्ब, क्रैश्ड है आपका पास्ट टेंस में वर्ब, क्रैश का पास्ट टेंस हुआ क्रैश्ड। रिपोर्टेडली क्या बोल रहा है कि ऐसी रिपोर्ट में बताई गई है कि वो क्रैश टकरा गए एक दूसरे से, तो
रिपोर्टेडली, क्यों आपका एडवर्ब आप वैसे भी समझ सकते हैं क्योंकि एल वाई लगा है इसके एंड में, तो रिपोर्टेडली एडवर्ब हो गया, क्रैश्ड वर्ब हो गया, इनटू दोज, इनटू अगेन प्रेपोजिशन हो गया, दोज अगेन प्रोनाउन है, उनकी बात हो रही है जो ऑन देयर वे बैक आफ्टर द रिचुअल बात, तो जो लौट रहे थे उनमें जाने वाली भीड़ टकरा गई उनसे। इन दी केओस, इन दी केओस भी एक फ्रेज है, जो भगदड़ हुई, केओस मतलब भगदड़ नहीं, केओस मतलब जो भी चीज़ बहुत डिस्ट्रैक्टेड सी होती रहती है, जिसमें कोई ऑर्डर से ढंग से काम नहीं होता है, उसको आप बोल सकते हो कि केओस है। अगर जैसे ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, वो एक दूसरे से बात करे जा रहे हैं, कोई पेपर दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और आप आके एकदम से देख रहे हो कि मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो कि ऑफिस में केओस है। बट वहीं अगर सब लोग आराम से बैठ के अपना काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक ऑर्डर होगा, ठीक है। अ सेक्शन ऑफ द क्राउड जम्प्ड क्यूज, ब्रोक कॉलम्स एंड ट्रैम्पल्ड ओवर डिवोटीज रेस्टिंग नियर द संगम। अ सेक्शन ऑफ द क्राउड मतलब, सेक्शन मतलब एक हिस्सा, तो जो भीड़ थी उसका एक हिस्सा जो था, उन्होंने जो क्यू लगी थी, जो लाइन लगी थी, वो कूद गए। अगेन जम्प्ड क्यूज, ये भी एक आपको याद रखने वाली चीज़ है कि लाइन अगर कोई तोड़ के आगे निकल जाता है, इंग्लिश में उसको बोला जाएगा जम्प्ड क्यूज। ब्रोक कॉलम्स, ये भी एक फ्रेज है, ब्रोक कॉलम्स अगेन, जो अगर ऐसे लाइन से लोग की लाइन बनी है तो अब एक एक लाइन जो है एक एक कॉलम हो जाती है, अब वो कोई निकल गया उसमें से तो बोला जाएगा ब्रोक द कॉलम्स, ये भी एक फ्रेज है। तो जम्प्ड क्यूज, ब्रोक कॉलम्स, ये आप याद रख लीजिए। ट्रैम्पल्ड ओवर डिवोटीज रेस्टिंग नियर द संगम, एक आप ये और प्रोनाउन के साथ याद रख सकते हैं, वर्ब और प्रोनाउन, ट्रैम्पल ओवर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ट्रैम्पल ओवर। द यूपी गवर्नमेंट डिलेड डिक्लेयरिंग द डेथ टोल अंटिल वेडनेसडे। अब यूपी गवर्नमेंट ने क्या करा, डिले किया, डिलेड मतलब डिलेड पास्ट टेंस, डिलेड डिक्लेयरिंग द डेथ, डिक्लेयरिंग, अब ये आपको हो सकता है लगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, डिक्लेयरिंग आपका आईएनजी लग रहा है, तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि एक कंटिन्यूस फॉर्म में जनरली आईएनजी यूज़ होता है, लेकिन आईएनजी एक और जगह यूज़ होता है, कहाँ पे होता है, जेरेंड्स में, जेरेंड में आईएनजी फॉर्म आता है। तो डिलेड डिक्लेयरिंग, डिलेड आपका वर्ब हो गया, डिक्लेयरिंग यहाँ पे जेरेंड का काम कर रहा है, क्योंकि डिक्लेयर कर देना यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है। डिक्लेयरिंग दी डेथ टोल अंटिल वेडनेसडे, अंटिल यहाँ पे आप, अब अंटिल वेडनेसडे, अंटिल यहाँ पे क्या है, एक डेट तक की बात बता रहा है, अंटिल वेडनेसडे इवनिंग। इट हैज़ ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी, यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इट यहाँ पे प्रोनाउन है, इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पिछले सेंटेंस में नाउन था हमारा, क्या नाउन था, द यूपी गवर्नमेंट हमारा सब्जेक्ट था, हमारा नाउन था, इट यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। हैज़ ऑर्डर्ड, अगेन अब वर्ब्स याद करिए, हैज़ या हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है, ये फॉर्म कहाँ पे यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रोनाउन और प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा वर्ब यूज हुआ है, एन इंक्वायरी दैट शुड थ्रो मोर लाइट, दैट अगेन यहाँ पे हमारा प्रोनाउन यू बन जाता है, किस चीज़ के लिए प्रोनाउन बन रहा है, एन इंक्वायरी, पिछले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट कई बार होता है अगले सेंटेंस में उसका प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, हमने देखा है, तो दैट जो है इंक्वायरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। शुड थ्रो मोर लाइट, एक और फ्रेज है थ्रो मोर लाइट, थ्रो मोर लाइट का मतलब होता है कि किसी फैक्ट पे या किसी चीज़ पे और रोशनी डालना, अगर हम हिंदी में सीधे कन्वर्ट कर दें कि किसी चीज़ पर और रोशनी डालना, लेकिन और इसका दूसरा मतलब है कि उसके बारे में और फैक्ट्स निकल के आना, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी, जो इंक्वायरी होगी उससे और इन्फॉर्मेशन निकल के आना को इंग्लिश में बोल सकते हैं कि थ्रो मोर लाइट, किसी चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन अगर आप निकालें तो। ऑन वॉट वेंट रॉन्ग, ऑन वॉट वेंट रॉन्ग, वॉट अगेन क्या गलत
हुआ था। वन थिंग दो is clear, crowd management at Kumbh, which UP governments have with reason been always proud of, needs a harder look. इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या है कि बड़े सारे यहाँ पे क्लॉजेस कॉमा से सेपरेट करे जा रहे हैं। एक ही सेंटेंस में 1 2 3 4 कॉमा यूज़ किए गए हैं और कितने 5 क्लॉजेस बन गए हमारे। तो क्या यूज़ था कि इतने हमें 4 कॉमा यूज़ करने हैं यहाँ पे। तो क्राउड मैनेजमेंट एट कुंभ कॉमा विच यूपी गवर्नमेंट्स हैव कॉमा विद रीज़न कॉमा बीन ऑलवेज प्राउड ऑफ कॉमा नीड्स अ हार्डर लुक। क्या यहाँ से अगर हम कॉमा हटा देंगे तो मतलब चलेगा, विच यूपी गवर्नमेंट्स हैव। अब विद रीज़न यहाँ पे क्लॉज एक बीच में डालना ही पड़ेगा बिकॉज ये इन दोनों को कनेक्ट करेगा और बोल रहा है कि इसके बाद जो बात बोली जाएगी वो एक उसका रीज़न बताया जाएगा। तो इसलिए ये बीच में यहाँ पे कॉमा के साथ आया, बीन ऑलवेज प्राउड ऑफ नीड्स अ हार्डर लुक। अब है क्या कि जब पहला जो क्लॉज है और जो आखिरी क्लॉज है, बीच के क्लॉजेस सारे एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं उस पूरी चीज़ में। ये आप इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कि बीच के अगर आप सारे सेंटेंसेस भी हटा देंगे, बीच के सारे क्लॉजेस भी हटा देंगे, तो क्राउड मैनेजमेंट एट कुंभ नीड्स अ हार्डर लुक बिल्कुल परफेक्ट अपना सेंटेंस बन जाता है। लेकिन इसमें अगर आपको और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, वो इन्फॉर्मेशन हमने बीच में क्लॉजेस डाल डाल के ऐड करी है। इसलिए हमारे को 4 यहाँ पे कॉमा के साथ 5 6 क्लॉजेस लिखने पड़ गए। ठीक है, आई होप आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखने को मिला यहाँ पे। चलिए, तो ये आर्टिकल का टोन और समरी क्या है। टोन है सोम्बर और क्रिटिकल। सोम्बर मतलब थोड़ा सा टेंशन वाला, थोड़ा सा दुखी वाला, थोड़ा सा डर वाला। सोम्बर का नेगेटिव मीनिंग होता है, मतलब दुखी, डर, टेंशन। क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, मतलब कुछ गलती निकालना। तो क्रिटिकल क्यों था यहाँ पे, जो गवर्नमेंट ने जैसे हैंडल करा उस चीज़ को, वो क्या आर्टिकल थोड़ी सी गलती निकाल रहा है कि ये चीज़ और बेटर हैंडल हो सकती थी। समरी क्या है, स्टैम्पीड एट महाकुंभ मेला रिजल्टेड इन डेथ्स ऑफ एटलीस्ट 30 डिवोटीज। जो भगदड़ हुई थी उस महाकुंभ में, उसमें रिजल्टेड इन, रिजल्टेड वर्ब का यूज़ हो गया पास्ट टेंस में। रिजल्टेड का मतलब होता है कि कुछ जो हुआ उसका असर क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला। एंड इंजरीज टू many more. The incident occurred during the Mauni Amavasya, the most significant bathing day of the Mela. The article highlights the potential challenges of managing massive crowds. The article highlights, again ये एक प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में लिखा है हमने। नाउन सब्जेक्ट हो गया दी आर्टिकल हाईलाइट, ये द आपका हो गया डेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल वर्ड जो है वो नाउन हो गया। हाईलाइट्स वर्ब हो गया प्रेजेंट सिंपल में, क्योंकि अभी वो आर्टिकल हाईलाइट कर रहा है प्रेजेंटली। द पोटेंशियल चैलेंजेस ऑफ मैनेजिंग मैसिव क्राउड्स। पोटेंशियल चैलेंजेस, पोटेंशियल का मतलब होता है कोई चीज़ जो हो सकती है, जो पॉसिबल है। तो क्या पॉसिबल है, कुछ चैलेंजेस पॉसिबल हैं, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं मैनेज करने में बड़े बड़े क्राउड्स को। एंड द नीड फॉर बेटर क्राउड कंट्रोल मेजर्स। यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं प्रेपोजिशन और वर्ब का एक रिलेशन। तो कई बार नीड फॉर का एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, तो नीड फॉर भी आप इस आर्टिकल से एक नोट कर सकते हैं। नीड फॉर एट सच इवेंट्स while also mentioning the government's efforts and criticisms they have received. चलिए कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबलरी के वर्ड्स देख लेते हैं जो इस आर्टिकल में आए हैं। पहला वर्ड है हार्ट रेंडिंग। इसका मैंने बताया था टू कॉज ग्रेट सैडनेस और डिस्ट्रेस, कोई ऐसी चीज़ जिससे बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत दर्द होता है। ये फिगर ऑफ स्पीच है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है मतलब इसके आगे एक नाउन आएगा। इसके सिनोनिम्स है ग्रीवियस, ट्रैजिक, प्रेग्नेंट, डिस्ट्रेसिंग, हार्ट ब्रेकिंग। एंटोनिम्स हैं जॉयफुल, हैप्पी, कंफर्टिंग, अपलिफ्टिंग, प्लीजिंग। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट वॉज हार्ट रेंडिंग। एक्सीडेंट की जो खबर आई वो बहुत दुख देने वाली थी।
द न्यूज़ ऑफ द इंसिडेंट वॉज हार्ट रेंडिंग। न्यूज़ ऑफ, ये भी एक आपको वर्ब प्रपोजिशन का फ्रेज मिल गया। द न्यूज़ ऑफ, द न्यूज़ ऑफ डैश वॉज हार्ट रेंडिंग। द फिल्म डिपिक्टेड द फैमिलीज स्ट्रगल्स इन अ हार्ट रेंडिंग वे। जो मूवी थी, जो फिल्म थी, जो पिक्चर थी, वो किसी फैमिली के जो स्ट्रगल्स थे, जो चैलेंजेस, जो प्रॉब्लम फेस करनी थी, डिपिक्टेड, डिपिक्टेड मतलब दिखाना उस चीज़ को। तो मूवी में वो स्ट्रगल्स को कैसे दिखाया गया है, बहुत इन अ हार्ट रेंडिंग वे, ऐसा दिखाया गया कि आपको देख के बहुत दुख होगा, बहुत दर्द फील होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्नफ्ड आउट। स्नफ्ड आउट मतलब बुझा देना एक तरीके से। टू पुट एन एंड टू समथिंग क्विकली, किसी चीज़ को बंद कर देना, बुझा देना एकदम से। ये फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है, मेटाफर में आता है ये। सिनोनिम्स है एक्सटिंग्विश्ड, क्वेंस्ड, सप्रेस्ड, एंडेड, टर्मिनेटेड। एंटोनिम्स है किंडल्ड, इग्नाइटेड, स्टार्टेड, प्रिजर्व्ड और मेंटेन्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फायर वॉज स्नफ्ड आउट बाय द रेन। तो जो आग लगी थी, जो बारिश आई, तो वो आग एकदम से बुझ गई उससे, बारिश से। तो द फायर वॉज स्नफ्ड आउट बाय द रेन। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो वॉज एक यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है एज अ हेल्पिंग वर्ब, और स्नफ्ड अपना पास्ट फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है। द फायर वॉज स्नफ्ड आउट बाय द रेन। हर होप्स वर स्नफ्ड आउट बाय द रिजेक्शन। तो उसके जो होप्स थे, उसकी जो उम्मीदें थी, वो ख़त्म हो गई। जो उसके होप्स थे, जो उसकी उम्मीदें थीं, वो ख़त्म हो गई बाय द रिजेक्शन। हो सकता है उसको कहीं जॉब के लिए अप्लाई करा हो उसने, तो वो वहाँ से उसको रिजेक्शन आ गया, या किसी कॉलेज में अप्लाई किया हो, या कोई एग्ज़ाम दिया हो, वहाँ से वो रिजेक्शन आ गया, तो उसके जो होप्स थे, ड्रीम्स थे, उम्मीदें थीं, वो ख़त्म हो गई, स्नफ्ड आउट। अब अगेन यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि द फायर वॉज स्नफ्ड हो गया। वॉज आता है आपका सिंगुलर के साथ। दी फायर, फायर को हम सिंगुलर मानते हैं। हर होप्स वर स्नफ्ड। अब होप्स यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए वर आ गया यहाँ पे, और वर स्नफ्ड। तो इसका जो आपको, क्योंकि ये मेटाफर है, तो इसके पहले आपका एक वर्ब आएगा जो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस को दिखाएगा। तो वॉज या वर हम पास्ट टेंस में यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। द डिक्टेटर स्नफ्ड आउट और डिसेंट। अब कोई डिक्टेटर है जो बहुत, है ना, कहते हैं कि तानाशाह होता है, जो अपना ही रूल चलाता है, तो उसने डिसेंट, डिसेंट मतलब जब आप किसी के अगेंस्ट बोलते हैं, किसी के का विद्रोह करते हैं, तो डिक्टेटर ने क्या करा, सारे विद्रोह करना, सब कुछ उन पे बैन लगा दिया, उनको बंद कर दिया। डिक्टेटर स्नफ्ड आउट और डिसेंट। अब यहाँ पे स्नफ्ड जो है एज अ वर्ब यूज़ किया जा रहा है, नॉट एज अ ओनली मेटाफर, क्योंकि इसका हमने पूरा अपना ही पास्ट टेंस बना दिया। द डिक्टेटर स्नफ्ड आउट ऑल डिसेंट। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्यों लगा, द फायर स्नफ्ड आउट बाय द रेन अगर हम लिख देते तो गलत क्यों होता, क्योंकि फायर के ऊपर कोई एक्शन किया गया है रेन के द्वारा। द फायर वॉज स्नफ्ड आउट बाय द रेन। तो फायर ने खुद कुछ नहीं बुझाया है, फायर ऑब्जेक्ट है, और उसके ऊपर रेन से एक्शन हुआ है, इसलिए यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब हमारे को यूज़ करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा होता है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब टू बी कंड्यूसिव टू सक्सेस या फेवरेबल। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना, कोई अच्छा मुहूर्त है या फिर कोई अच्छा तारीख है, तो ऑस्पिशियस मतलब कोई काम करने के लिए कोई अच्छा समय या कोई अच्छा डेट या अच्छा टाइम, उसको हम ऑस्पिशियस दिन बोलते हैं या ऑस्पिशियस टाइम बोलते हैं। तो ऑस्पिशियस हमारा एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि हम बोलेंगे ऑस्पिशियस दिन है या ऑस्पिशियस टाइम है, तो दिन या टाइम की क्वालिटी बता रहा है ऑस्पिशियस, कि वो एक अच्छा दिन या टाइम है, तो इट मीन्स ऑस्पिशियस एक एडजेक्टिव का काम करेगा। अब सिमिलर वर्ड्स ऑस्पिशियस से होते हैं फेवरेबल, प्रोप्रिशियस, फॉर्चुनेट, लकी और प्रॉमिसिंग। फेवरेबल मतलब अगेन फेवर करना, कोई चीज़ पॉजिटिव रहना। फॉर्चुनेट अगेन
फॉर्चुनेट मतलब कोई अच्छा टाइम, कोई फॉर्चुनेट चीज़ हो रही है। लकी और प्रॉमिसिंग। एंटोनिम्स है क्या है? अनलकी, इनऑस्पिशियस, अनफॉर्चुनेट, इल फेटेड, अनफेवरेबल। इन सब का मतलब होता है कि कोई ख़राब चीज़ होने वाली है, कोई बुरी चीज़ होने वाली है। अनलकी मतलब लक सही नहीं रहा। इनऑस्पिशियस भी अगेन इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। इनऑस्पिशियस ऑपोजिट का इनऑस्पिशियस भी ऑस्पिशियस का बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। अनफॉर्चुनेट अगेन कोई सही चीज़ नहीं थी। फॉर्चुनेट फॉर्च्यून सही नहीं था, किस्मत सही नहीं थी। सेम इल फेटेड और अनफेवरेबल मतलब समय खराब था, टाइम खराब था, किस्मत खराब थी। एग्जाम्पल, इट इज़ एन ऑस्पिशियस डे फॉर अ वेडिंग। तो इट इज़ एन ऑस्पिशियस डे फॉर अ वेडिंग मतलब ये जो दिन है ये बहुत शुभ दिन है शादी के लिए। दूसरा एग्जाम्पल, द कंपनी मेड एन ऑस्पिशियस स्टार्ट टू द ईयर। अब कई कई बार ये दिन और टाइम के लिए भी होता है, कभी कभी एक जनरल वे में बोलना कि कोई चीज़ अच्छी से अगर शुरू हुई है वहाँ पर भी ऑस्पिशियस का यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि द कंपनी मेड एन ऑस्पिशियस स्टार्ट टू द ईयर, इसका मतलब साल की शुरुआत कंपनी ने बहुत एक अच्छे वे में करी, एक बहुत फॉर्चुनेट वे में करी, पॉजिटिव वे में करी। ही फेल्ट इट वॉज एन ऑस्पिशियस साइन। अब साइन साइन हम लोग कैसे बोलते हैं ना कि कोई ऐसे निशानी है या कोई ऐसी चीज़ हुई कि आपको लगा कि हाँ अब तो बहुत अच्छा होने वाला है। मतलब आप मान लीजिए एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया टाइम से पहले फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप बोलेंगे दिस इज़ एन ऑस्पिशियस साइन कि आपकी पढ़ाई जो थी, आपका सिलेबस जो था, रिवीजन जो था वो आपने टाइम से पहले कर लिया। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ये अच्छी कुछ अच्छा होने का इंडिकेशन है कि कुछ पॉजिटिव हो सकता है। तो इट मीन्स इट वॉज एन ऑस्पिशियस साइन। दूसरा वर्ड है कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस होता है दो नदियाँ जहाँ आके मिलती हैं, उस जंक्शन पॉइंट को बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। ये नाउन है। नाउन क्यों है? क्योंकि एक लोकेशन की बात कर रहे हैं, एक जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पे दो नदी आके मिलेंगी, उस जगह को कॉन्फ्लुएंस बोला जाता है। सिनोनिम्स इसके हो गए कन्वर्ज करना, जंक्शन, मीटिंग, यूनियन या मर्ज करना। ठीक है, इन सब के वही मतलब होते हैं कि आके जुड़ जाना एक जगह पे। एंटोनिम्स इसके क्या होंगे? डाइवर्ज करना, सेपरेट होना, डिवीजन, स्प्लिट होना या ब्रांच आउट होना। तो जहाँ नदियाँ आके जुड़ती हैं कॉन्फ्लुएंस हो गया। कई बार होता है कि एक जगह से बहुत सारी नदियाँ निकल रही हैं तो उसको बोलते हैं ब्रांचिंग। ब्रांचिंग आप समझ सकते हैं कहाँ से आ सकता है कि ट्रीज़ की जो ब्रांचेस होती हैं वो एक ब्रांच से दूसरी टहनी निकलती है, उसमें से एक और निकल जाती है, उसमें से एक और निकल जाती है। तो ये जो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे अलग अलग जो निकलती हैं इसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्रांच आउट होना। जब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ऐसे फैलता जाता है, उस चीज़ को, पूरा प्रोसेस को बोलते हैं ब्रांच आउट होना। नेक्स्ट दो वर्ड्स हमारे आते हैं ससेप्टेबल और मैग्नीट्यूड। ससेप्टेबल का मतलब होता है लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड और हार्म्ड बाय अ पर्टिकुलर थिंग। अब ससेप्टेबल मतलब कि किसी चीज़ पे बुरा असर अगर पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए आपकी इम्यूनिटी वीक है, आप खा पी अच्छे से नहीं रहे हैं, तो यू विल बी ससेप्टेबल टू कैचिंग अ कोल्ड या फिर हैविंग फीवर या फिर फॉलिंग इल। क्या मतलब कि अगर आप अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आपको कोई बीमारी हो सकती है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड और हार्म्ड बाय अ पर्टिकुलर थिंग। हार्म्ड एक नेगेटिव सेंस का वर्ड होता है, मतलब किसी के साथ बुरा कर देना, कुछ खराब हो जाना। तो जब किसी चीज़ के साथ बुरा हो सकता है या वो चीज़ इतनी वीक है या वो इतनी ख़राब है कि कुछ बुरा उस पर असर पड़ सकता है, तब बोला जाएगा ससेप्टेबल। ये होता है एडजेक्टिव क्योंकि ये आगे नाउन को डिफाइन करेगा कि कोई नाउन, कोई चीज़, कोई आदमी, कोई जगह ससेप्टेबल होती है। ठीक है, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। चिल्ड्रन आर ससेप्टेबल टू कोल्ड्स। अब चिल्ड्रन आर ससेप्टेबल मतलब बच्चों को कोल्ड हो सकता है ज़्यादा।
ससेप्टेबल मतलब कुछ होने के, कुछ खराब होने के चांसेस बेसिकली। तो बच्चों को क्यों होता है? क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी वीक नहीं होती है, वो स्ट्रांग उतने नहीं होते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कुछ उनको कोल्ड हो जाए ज़्यादा। द ब्रिज इज ससेप्टेबल टू डैमेज। अब ब्रिज इज ससेप्टेबल टू डैमेज, अब ये पूरा सेंटेंस जो है ना नेगेटिव मीनिंग की बात हो रही है, क्योंकि डैमेज भी एक नेगेटिव वर्ड है और ससेप्टेबल भी एक नेगेटिव चीज़ होने की बात बोलता है। तो इसका मतलब ब्रिज जो है वो स्ट्रांग नहीं बना है, वो अच्छे से नहीं बना है, हो सकता है उसमें क्रैक्स हो, कहीं पे कुछ हो, तो चांसेस हैं कि ब्रिज में डैमेज हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसे उम्मीद है। उम्मीद तो खैर नहीं है, पर हाँ, ही इज ससेप्टेबल टू फ्लैटरी। अब अगेन ससेप्टेबल मतलब कि उस पर असर पड़ सकता है किसी चीज़ का। तो फ्लैटरी क्या होता है? किसी की बहुत तारीफ़ कर देना, किसी के बारे में बढ़ा चढ़ा के बोल देना, और फिर सामने वाला बिल्कुल उस चीज़ को अपने ऊपर ले लेता है कि हाँ इसने तो बिल्कुल मेरी तारीफ़ करी है, बहुत अच्छे से इसने मेरा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया मेरे बारे में। तो ही इज़ ससेप्टेबल टू फ्लैटरी मतलब अगर आप उसकी ज़्यादा तारीफ़ कर दो, उसको बढ़ा चढ़ा के बोल दो, तो वो थोड़ा सा आपकी बात मानने लग जाएगा, मतलब ससेप्टेबल हो गया है वो। दूसरा वर्ड है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब टू बी द ग्रेट साइज और एक्सटेंट। मतलब मैग्नीट्यूड मतलब कोई चीज़ कितनी बड़ी है, और जनरली ये काफ़ी एक बड़ी चीज़ के बारे में बात करने के लिए बोला जाएगा। तो कोई चीज़ कितनी बड़ी है या कितना साइज़ है उसका, वो बताने के लिए हम मैग्नीट्यूड वर्ड का यूज़ करेंगे। मैग्नीट्यूड नाउन है। मैग्नीट्यूड के सिनोनिम्स है साइज, स्केल, एक्सटेंट, इम्पोर्टेंस या डिग्री। और इसके ऑपोजिट वर्ड्स क्या है? स्मॉलनेस, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल, अनइम्पॉर्टेंट और पेटीनेस। इन सब वर्ड्स का मतलब होता है कि जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बहुत कम वैल्यू है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो इसके ऑपोजिट्स हो गए। स्मॉल, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल, अनइम्पॉर्टेंट या पेटी। ठीक है, ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द अर्थक्वेक वॉज ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब अर्थक्वेक जो था वो ग्रेट मैग्नीट्यूड का था। मैग्नीट्यूड अपने में ये नहीं बोल रहा कि वो बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा के लिए हमें एडजेक्टिव यूज़ करना पड़ रहा है ग्रेट। तो ग्रेट बता रहे कि बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। द प्रोजेक्ट इज़ ऑफ कंसिडरेबल मैग्नीट्यूड। अब प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। तो अगेन मैग्नीट्यूड अपने से ये नहीं बोल रहा है कि वो बहुत बड़ा था। मैग्नीट्यूड के साथ हमें एडजेक्टिव यूज़ करना पड़ रहा है कंसिडरेबल, तब हमें समझ आ रहा है कि प्रोजेक्ट जो था वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। शी अंडर एस्टिमेटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। अब जो प्रॉब्लम थी उसकी जो मैग्नीट्यूड मतलब वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, उस चीज़ को उसने अंडर एस्टिमेट कर लिया। ठीक है, उसको लग रहा था प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, हैंडल शायद हो जाए उससे आराम से, लेकिन एक्चुअल में वो प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी थी। तो शी अंडर एस्टिमेटेड, ये वर्ब हो गया, शी अंडर एस्टिमेटेड द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब द स्केल, द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब कितनी बड़ी मुश्किल थी उसे नहीं समझ पाई वो इस बात को। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स जो इसमें आए थे। तो स्नफ आउट। स्नफ आउट एक बार हमने पहले भी वर्ड्स में भी देख लिया कि कोई किसी चीज़ को एकदम से रोक देना, ख़त्म कर देना, बुझा देना, वो स्नफ आउट होता है। अब द फायर वॉज स्नफ्ड आउट बिफोर इट कुड स्प्रेड टू नियर बाय हाउसेज। तो जो आग लगी थी उसको बुझा दिया गया जिससे पहले कि वो आसपास के घरों में फैल सकती थी। बिफोर इट कुड स्प्रेड टू नियर बाय हाउसेज। कुड अपना आ गया यहाँ पे मोडल वर्ब, और स्प्रेड अपना नॉर्मल वर्ब बेस फॉर्म में। टू नियर बाय हाउसेज, नियर बाय मतलब आसपास के जो घर हैं वो। ठीक है, हिज ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ सिंगर वर स्नफ्ड आउट बाय अ करियर एंडिंग इंजरी। उसके जो सपने थे एक सिंगर बनने के, वो ख़त्म हो गए, बुझ गए एक करियर एंडिंग इंजरी होने से।
उसको कुछ ऐसी इंजरी हो गई जिससे वो गाना बंद हो गया, उसका गा नहीं पा रहा था, इसलिए उसके जो ड्रीम्स थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए एकदम। अब यहाँ पे जो वर्ब है वर, ये हमारा वर्ब है, ये वर्ब जो है ये ड्रीम्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो ड्रीम्स हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, हिज ड्रीम्स जो सब्जेक्ट है, वर स्नफ्ड आउट। सिमिलर एक बार और कैसे फ्रेज होते हैं, पुट एन एंड टू। अगेन पुट एन एंड टू मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, वाइप आउट या एक्सटिंग्विश। वाइप आउट भी मतलब साफ कर देना, ख़त्म कर देना। एक्सटिंग्विश जनरली आग बुझाने के लिए होता है कि आग बुझा दी गई। दूसरा है थ्रो लाइट ऑन, इसके बारे में मैंने बताया था। थ्रो लाइट ऑन मतलब किसी चीज़ को समझाना, एक्सप्लेन करना, उसके बारे में और डिटेल देना, उसको और इन्फॉर्मेटिव वे में बता देना, कहते हैं थ्रो लाइट ऑन। जैसे कि मैंने इस आर्टिकल के बारे में आपको और डिटेल्स बताई, तो आई वॉज थ्रोइंग लाइट ऑन दिस आर्टिकल। एग्जाम्पल, द इन्वेस्टिगेशन विल थ्रो लाइट ऑन द रीजन्स बिहाइंड द इंसिडेंट। इसका मतलब एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट क्यों हुआ, जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसके रीजंस के बारे में थोड़ा सा और बता सकती है, कि एक्सीडेंट होने के जो रीजंस हैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन और इन्फॉर्मेशन दे सकती है। एक आप यहाँ से फ्रेज देख सकते हैं, द रीजंस बिहाइंड, ठीक है। तो ये चीज़ कई बार यूज़ होती है, द रीजंस बिहाइंड, उसके बाद कोई चीज़ होगी कि किस चीज़ के रीजंस की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे एक्सीडेंट की बात हो रही है, तो एक्सीडेंट के रीजंस जो थे उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो द रीजंस बिहाइंड। अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह रीजंस बिहाइंड ही आए, लेकिन इस जगह पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। तो इन्वेस्टिगेशन क्या करता है, किसी चीज़ के होने के रीजंस के बारे में बताता है, इसलिए यहाँ बिहाइंड आ रहा है। द प्रोफेसर थ्रू लाइट ऑन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। प्रोफेसर ने क्या करा, जो कॉन्फ्लिक्ट थे उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन बताई, डिटेल्स दिए, ठीक है। तो अब सेंटेंस को देखिए ऐसे पढ़ना पड़ता है, प्रोफेसर ने कॉन्फ्लिक्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, ठीक है। वो सेंटेंस आप सीधे ऐसे इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। सब्जेक्ट से शुरू किया, फिर हम जाते हैं पहले ऑब्जेक्ट पे, फिर उसकी डिटेल्स पे, और फिर थ्रू लाइट ऑन पे, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसके और आप देख लीजिए, लास्ट वाला सिमिलर फ्रेजेस कौन से होते हैं, शेड लाइट ऑन। अगेन शेड लाइट ऑन और थ्रो लाइट ऑन का ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग होता है, एक्सप्लेन या इल्यूमिनेट, तीनों के सेम मतलब होते हैं कि आप और डिटेल बता रहे हैं किसी चीज़ के, किसी टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है एक्ट डिसाइसिवली। एक्ट डिसाइसिवली मतलब टू टेक फर्म एंड क्विक एक्शन। अब मान लीजिए जैसे आपको पता चलता है कि जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस एकदम से बदल दिया गया है, या फिर कोई 2-3 चीज़ें नई आ गई हैं, तो अब आपको एकदम से अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। आपको वो नए टॉपिक्स, वो नया जो भी सिलेबस में आया है उसको ऐड करना पड़ेगा, अपना प्लान बदलना पड़ेगा एकदम से। तो यू विल एक्ट डिसाइसिवली, ठीक है। अब आप जाने तो नहीं देंगे उस चीज़ की, चलो ठीक है हो गया बदल गया तो देख लेंगे। आपको तुरंत ही अपने प्लान में चेंज करना है, अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना होगा उसके लिए। तो जब कोई किसी सिचुएशन के मुताबिक एकदम से हम कोई चीज़ एक्शन बदलते हैं अपना, तो उसको बोलेंगे हम एक्ट डिसाइसिवली। द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट डिसाइसिवली टू कर्ब इन्फ्लेशन। इसका मतलब इन्फ्लेशन जो हो रहा था, मतलब जो आम प्रोडक्ट्स का जो दाम बढ़े चले जा रहा है, कर्ब करना मतलब रिड्यूस करना, मिनिमाइज करना या लेसन करना, मतलब नीचे लाना। मतलब जो इन्फ्लेशन है, जो दाम बढ़े चले जा रहे हैं, उनको कम करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ सख्त कदम, कुछ एग्जैक्ट स्टेप्स उठाने पड़ेंगे,
तभी इन्फ्लेशन को वो कर्ब कर पाएंगे, इन्फ्लेशन को घटा पाएंगे। द कोच एक्टेड डिसाइसिवली व्हेन चूजिंग द फाइनल टीम लाइनअप। अब कोच ने जब फाइनल की टीम थी उसका जो लाइनअप था कि कौन होगा उस टीम में, उनको जब चूज़ करने की बारी आई तो कोच ने बहुत डिसाइसिवली एक्ट करा, मतलब बहुत प्रिसीजन से उसने डिसीजन लिया, उसने बहुत ध्यान से डिसीजन लिया और उसने बड़ा सोच समझ के डिसीजन लिया। इस तो एक्ट डिसाइसिवली मतलब बड़ा सोच समझ के प्लान करके कुछ डिसीजन ले लेना। इसके सिमिलर फ्रेजेस हो जाते हैं टेक एक्शन, मेक अ फर्म डिसीजन या एग्जीक्यूट फर्मली। मतलब इन तीनों का यही मतलब होता है कि बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से प्लान करके ही डिसीजन लेना और फिर उस पर कुछ एक्शन ले लेना। चलिए इडियम्स देख लेते हैं कुछ। रब शोल्डर्स विद और लूज नो टाइम। रब शोल्डर्स विद और लूज नो टाइम। रब शोल्डर्स विद का मतलब कि जब किसी आप बहुत बड़े लोगों के साथ, बहुत जो पावरफुल लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, आप उनके साथ उठना बैठना जब हो जाता है तो इंग्लिश में एक इडियम यूज़ होता है रब शोल्डर्स विद। इसका यही मतलब होता है कि जब आप इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ, पावरफुल लोगों के साथ जब आप उठते बैठते हो, घूमते फिरते हो, तो यू आर रबिंग शोल्डर्स विद देम, ऐसे करके। एट द गाला ही रब्ड शोल्डर्स विद मूवी स्टार्स। मतलब जो एक इवेंट हो रहा था वहाँ पे मूवी स्टार्स के साथ वो घूम फिर रहा था, मतलब ही रब्ड शोल्डर्स। अब अगेन यहाँ पे रब को एज अ वर्ब लिया है हमने और इसका हमने पास्ट टेंस में लिखा है, इसको रब का रब्ड कर दिया है। ही रब्ड शोल्डर्स विद मूवी स्टार्स। ठीक है। बिजनेस कॉन्फ्रेंसेज अलाउ यंग एंटरप्रेन्योर्स टू रब शोल्डर्स विद इंडस्ट्री लीडर्स। बिजनेस कॉन्फ्रेंसेज जो होती हैं वहाँ पे यंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लोग नई नई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, फाउंडर्स हैं, अलाउज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू रब शोल्डर्स विद इंडस्ट्री लीडर्स। तो वो जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, जो बहुत बड़े कंपनीज के मालिक लोग हैं, उनके साथ बैठना उठना बातचीत करना, वो सब यंग जो स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं वो कर सकते हैं बिजनेस कॉन्फ्रेंसेज में। ठीक है। इसके सिमिलर इडियम्स हैं मिंगल विद, सोशलाइज विद या बी इन द कंपनी ऑफ। दूसरा इडियम है लूज नो टाइम। इसका मतलब है टू एक्ट क्विकली एंड विदाउट डिले। अब अगेन मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जैसे है, मान लीजिए 11 बजे है, अब आप उस दिन सुबह उठे ही 10 बजे, तो यू विल लूज़ नो टाइम। मतलब आप बिना कोई देरी करे, बिना कोई डिले करे, आप तुरंत रेडी होके निकल जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर के लिए, है ना। तो लूज़ नो टाइम मतलब किसी काम को जल्द से जल्द शुरू कर देना बिना देरी करे। द पुलिस लॉस्ट नो टाइम इन लॉन्चिंग एन इन्वेस्टिगेशन। मतलब जब कोई क्राइम हुआ था तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस ने तुरंत काम चालू कर दिया, उसने बिल्कुल डिले नहीं करा, किसी वेट नहीं करा किसी और चीज़ का। शी लॉस्ट नो टाइम इन एक्सेप्टिंग दी जॉब ऑफर। अब उसको जब जॉब ऑफर मिला, उस लड़की को जब जॉब ऑफर मिल गया, तो शी लॉस्ट नो टाइम मतलब उसने तुरंत वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, उसने बिल्कुल देरी नहीं करी और एकदम उसने अप्रूवल दे दिया कि चलो ठीक है मैं एक्सेप्ट करती हूँ जॉब ऑफर को। एक चीज़ और देखने की है कि अगेन यहाँ पे हमने लूज़ का पास्ट फॉर्म यूज़ करा है, लॉस्ट कर दिया है। ठीक है। तो ये वर्ब की तरह भी यूज़ होगा। जब भी आपका अगर ये पास्ट में जाएगा, ये फ्यूचर में जाएगा, तो ये वाला लूज़ जो है ये एज अ वर्ब चलेगा, तो लूज़ का लॉस्ट हो सकता है ना। शी लॉस्ट नो टाइम इन एक्सेप्टिंग द जॉब ऑफर। अब इसके सिमिलर इडियम्स क्या है? एक्ट इमीजिएटली, वेस्ट नो टाइम या बी प्रॉम्प्ट। इन तीनों का भी सेम मतलब होता है। एक्ट इमीजिएटली मतलब एकदम से काम शुरू कर देना। वेस्ट नो टाइम का भी मतलब होता है कि टाइम वेस्ट ना करे, बिना टाइम वेस्ट किए काम शुरू कर देना। बी प्रॉम्प्ट भी एकदम से काम स्टार्ट कर देना। ठीक है। अब कुछ इसी आर्टिकल्स में से हम लोग देख लेते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कुछ वर्ड्स के। तो बताइए सिनोनिम क्या है स्टैम्पीड का, भगदड़ का सिनोनिम क्या है जिसका एक सिमिलर मीनिंग होगा? तो ऑर्डर, काम, सर्ज या स्टिलनेस।
अब स्टैम्पीड मतलब भगदड़, बड़ी हलचल हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब ना इधर उधर कुछ चल रहा है, मतलब बहुत शोर मच रहा है, बहुत आवाज़ आ रही है, इधर उधर लोग जा रहे हैं। ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है, बहुत ध्यान से काम हो रहा है, एक तरीके से काम हो रहा है। काम का भी ये मतलब होता है कि बहुत शांति से कुछ काम हो रहा है, बड़े ध्यान से कुछ काम हो रहा है। स्टिलनेस का भी मतलब होता है कि बहुत रुक रुक के कुछ हो रहा है, बड़े आराम से धीरे से काम हो रहा है। तो ये तीनों तो एंटोनिम्स हो गए स्टैम्पीड के। सर्ज का मतलब होता है कि एकदम तेज से बढ़ना, जोर से बढ़ जाना। तो सर्ज जो है वो स्टैम्पीड का एक सिनोनिम बनता है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ एलैबोरेट। अब एलैबोरेट का मतलब होता है बहुत डिटेल में बताना ना, बहुत इन्फॉर्मेशन देना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे के किसी चीज़ को बताना, समझाना, वो होता है एलैबोरेट। ठीक है, एलैबोरेट का हमें ढूंढना है एंटोनिम, मतलब ऑपोजिट मीनिंग का जो वर्ड होता है। तो सिंपल का मतलब होता है बेसिक सा, बहुत इन्फॉर्मेशन जिसमें नहीं है, बहुत डिटेल जिसमें नहीं है ना, उसको हम बोलते हैं सिंपल। दूसरा वर्ड है डिटेल्ड। डिटेल्ड तो मतलब बहुत सारी जिसमें डिटेल है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जिसमें है। इंट्रिकेट का भी मतलब होता है जो बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से, बहुत डिटेल में काम किया गया हो, उसको बोलते हैं इंट्रिकेट। थॉरो, थॉरो भी मतलब होता है कि बहुत ध्यान से कोई चीज़ जो करी जा रही है, बहुत मतलब फोकस से कोई काम करा जा रहा है, बहुत डिटेल में कोई काम करा जा रहा है। तो डिटेल्ड, इंट्रिकेट और थॉरो तो एलैबोरेट के सिनोनिम्स हो गए, उनका मतलब सेम है एलैबोरेट जैसा। एंटोनिम क्या होगा फिर? सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट ढूंढना है हमें सिनोनिम ऑफ ससेप्टेबल। ससेप्टेबल हमने क्या देखा था कि कोई ऐसी चीज़ जिस पे कोई बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है, अब हमें सिनोनिम ढूंढना है, मतलब सेम मतलब वाला। वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है ऐसा ही कि कोई चीज़ थोड़ी सी जो वीक है या फिर जिस पे बुरा असर किसी चीज़ का पड़ सकता है, उसी चीज़ को हम वल्नरेबल बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंट होता है कोई ऐसी चीज़ जो स्ट्रॉन्ग है, जिस पे बहुत कोई एक्सटर्नल, कोई बाहर से कोई फोर्स लगे या कुछ हो तो वो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई बुरी चीज़ हो रही है किसी के साथ तो रेजिस्टेंट इंसान को उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। इम्यून का भी एक तरीके से मतलब होता है कि किसी बुरी चीज़ का असर नहीं पड़ता है, जैसे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है। तो इम्यूनिटी का मतलब अगर बाहर से कोई वायरस आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, तो आपकी बॉडी को वो झेल जा रही है, उस पर बुरा असर नहीं हो रहा है। अनअफेक्टेड, इसका भी ऑलमोस्ट सिमिलर मतलब होता है कि कुछ भी अगर बाहर से हो रहा है, कुछ खराब हो रहा है, तो उसका असर नहीं पड़ रहा है हमारे ऊपर। तो अनअफेक्टेड, इम्यून, रेजिस्टेंट, इन तीनों के मतलब ससेप्टेबल से उल्टे जाते हैं। वल्नरेबल का मतलब और ससेप्टेबल का मतलब सेम हो जाता है। विच ऑफ दीज वर्ड्स इज एंटोनिम ऑफ प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस मतलब किसी चीज़ की प्रायोरिटी, कोई चीज़ जो पहले आती है किसी और चीज़, दूसरी चीज़ से। तो जो चीज़ पहले आती है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, वो चीज़ ज़्यादा प्रायोरिटी में होती है दूसरी चीज़ से। तो हमें ढूंढना है इसका ऑपोजिट। सुपीरियॉरिटी क्या होता है? सुपीरियॉरिटी अगेन मतलब सुपीरियर है कोई चीज़, दूसरी चीज़ से बेटर है, दूसरी चीज़ से ज़्यादा पावरफुल है। तो सुपीरियॉरिटी और प्रेसिडेंस का तो सिमिलर सा मतलब हो गया। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मैंने बोला था प्रेसिडेंट्स के जैसे सिमिलर वर्ड है। प्रायोरिटी भी मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देना, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देना। तो ये भी सेम मीनिंग हो गया, और इम्पोर्टेंस भी यहाँ पे वही मतलब देता है कि कोई चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ज़्यादा वैल्यू है उस चीज़ की। तो अगेन इम्पोर्टेंस सिनोनिम हो गया प्रेसिडेंस का। एक वर्ड बचता है निगलेक्ट। निगलेक्ट मतलब किसी चीज़ पे ध्यान ना देना, बिल्कुल भी इग्नोर कर देना उस चीज़ को। ठीक है, तो निगलेक्ट मतलब इग्नोर करना किसी चीज़ को, उसको इम्पोर्टेंस ना देना बिल्कुल भी। तो एंटोनिम क्या बनेगा प्रेसिडेंस का? निगलेक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए, आई होप आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस क्लास से। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपने इंग्लिश चैम्पियंस कोर्स में अभी तक रजिस्टर नहीं करा है तो रजिस्टर कर लीजिए। ऐसी और बहुत सारी क्लासेस हैं। इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी, मॉक टेस्ट हम लोग करेंगे,
आपके कुछ डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करते रहूँगा। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंग्लिश की हमारी चलती रहेंगी इन दी चैम्पियंस कोर्स, ठीक है।